मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि नई नई कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। सब कुछ पहले की तरह सामान्य होने लगा था। एक सप्ताह से जिन दफ्तरों में काम बंद था वे खुल गए थे। सड़कों पर आवाजाही पहले की तरह सामान्य होने लगी थी। तेज रफ्तार दौड़ने वाली गाड़ियां टूटी फूटी सड़कों पर रेंगती सी नजर आ रही थी। सड़क किनारे होकर फिर से अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दुकानें सजने लगे थे। रोज कमाकर खाने वाले मजदूर व घरों में काम करने वाली महिलाएं फिर से रास्तों में नजर आने लगी थी। पिछले दिनों चेन्नई में चक्रवर्ती तूफान ने जो तबाही मचाई, उसका मंजर सड़कों व कच्ची बस्तियों में अभी नजर आ रहा था। अभी भी कई जगहों में पानी भरा था। एयरपोर्ट बंद कर दिया गया था। पिछले दिनों चेन्नई में पानी कमर कमर तक सड़कों पर बह रहा था। सारी फोन लाइनें ठप पड़ी थी। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। गाड़ियों के इंजनों में पानी चला गया था, जिसके चलते कार मालिकों को अपनी गाड़ियां वहीं छोड़ जाना पड़ा था। कई लोग शाम को दफ्तर से रवाना हुए तो अगली सुबह तक घर पहुंचे थे और कई तो पानी में ऐसे फंसे कि अगली सुबह तक भी ना पहुंचे। कई कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में छात्र छात्राएं फंसे पड़े थे, जिन्हें नाव द्वारा सेना ने निकाला। पूरे शहर में बिजली नहीं थी। चेन्नई तो वैसे भी समुद्र के किनारे बसा शहर है, जहां कई झीलें थी। उन झीलों पर कब्जा कर सड़कें व अपार्टमेंट बना दिए गए हैं। इन 7 दिनों में चेन्नई का दृश्य देख ऐसा मालूम होता था जैसे वे झीलें आक्रोश दिखाकर तबाही मचाते हुए अपना हक वापस मांग रही हों। चेन्नई की सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। निचले तबके के लोगों के घर तो पूरी तरह डूब चुके थे। लोग फुटपाथों पर अपने परिवारों के संग सोने को मजबूर थे और सुबह के वक्त जब पेट की आग तन को जलाने लगी तो वे झपट पड़े एक छोटे रेस्टोरेंट मालिक पर। खाने के लिए क्या करते बेचारे, जब बच्चे भूख से बिलख रहे हों। जेब में एक फूटी कौड़ी ना हो तो इंसान जानवर बन ही जाएगा ना। हर तरफ तबाही का मंजर था। रात के करीब 11 बजे थे। जिसको जहां जगह मिली उसने वहीं शरण ले ली। ऊपर से मूसलाधार बारिश और नीचे समुद्र का साम्राज्य। ऐसे में दफ्तर से निकली रिया पैदल एक स्टोर की पार्किंग में पनाह के लिए आ खड़ी हुई। धीरे धीरे पार्किंग में 2-4 और लोग भी शरण लेने आ चुके। तभी 2-4 लोग शराब के नशे में धुत वहां आ गए और फिर रिया से छेड़छाड़ करने लगे। वह समझ चुकी थी कि उसे वहां खतरा है, लेकिन करती भी क्या। आगे समुद्र की तरह हाहाकार मचाता पानी और पीछे जैसे देख के भूखे भेड़िए। वे उसे ठीक वैसे ही घूर रहे थे जैसे जंगली जानवर ललचाई नज़रों से अपने शिकार को देखते हैं। वहाँ खड़ी भीड़ यह सब देख रही थी और समझ भी रही थी, लेकिन गुंडे बदमाशों से पंगा कौन ले, अतः सब समझते हुए भी अनजान बने हुए थे। वहीं भीड़ में खड़े आकाश से यह सब होते देखा ना गया तो वह बोल पड़ा, अरे भाई साहब, क्यों परेशान कर रहे हैं आप इन्हें? पहले ही पानी ने इतनी तबाही मचाई है, ऊपर से आप लोग एक अकेली लड़की को परेशान कर रहे हैं। बस फिर क्या था। अब आफत आकाश पर आन पड़ी थी। उन शराबियों में से एक बोला, तू कौन लगता है इसका? क्या लगती है यह तेरी? बड़ी फिक्र है तुझे इसकी। और फिर उस लड़की को छूते हुए बोला, क्या छूने से घिस गई है? अब बोल तू क्या कर लेगा?
और छुएंगे इसे। बोल क्या करेगा तू। आसपास के सभी लोग सहमे में से खड़े तमाशा देख रहे थे। सब देखकर भी नज़रें इधर उधर घुमा रहे थे। कोई अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। रिया घबराई सहमी सी आकाश के पीछे खड़ी हुई। आकाश ही उसका एकमात्र सहारा है, यह वह जान चुकी थी। अब तो उन शराबियों की हरकतें और बढ़ गईं। आकाश ने रिया को घबराते देख कहा, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम डरो नहीं। रिया सिर्फ रोए जा रही थी। अब तो उन शराबियों ने आकाश के साथ हाथापाई भी शुरू कर दी। तभी भीड़ में से कुछ लोग आकाश का साथ देने लगे और रिया को घेर कर खड़े हो गए ताकि वे उसे परेशान ना कर सके। शराबियों को अब आकाश से मुकाबला करना भारी पड़ रहा था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे आकाश के कारण आज उनका शिकार उनके पंजे से छूट गया। वे आकाश को गालियां दे रहे थे। तभी उन शराबियों में से एक ने छुरा निकाल कर आकाश के सीने में 5-6 वार कर दिए। उसे बुरी तरह जख्मी कर वहाँ से भाग निकले। किसी के मुंह से खौफ के मारे उफ तक ना निकली। ऐसी तबाही में आकाश को अस्पताल पहुँचाते भी तो कैसे। जैसे तैसे एक नाव का इंतज़ाम किया और उसे अस्पताल ले जाया गया। उसके शरीर से बहुत खून बह चुका था। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आकाश चेन्नई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत था और उसका परिवार मुंबई में रहता था। उसे कंपनी ने तबादले पर यहाँ भेजा था। मैं और आकाश एक ही दफ्तर में कार्य करते थे। जब मैंने उसकी मौत की खबर अखबार में पढ़ी तो मुझसे रहा ना गया और मैं अगले ही दिन मुंबई चल दी ताकि उसके परिवार वालों को सत्तावना दे सकूं। मुंबई पहुंची तो आकाश के घर में मातम पसरा था। उसके बच्चों के आंसू रोके ना रुकते थे और उसकी पत्नी, वह तो स्वयं तबाही का एक मंजर लग रही थी। मैं मन ही मन कुदरत से पूछती रही कि अच्छे काम का तो इनाम मिलता है, तो फिर यह कैसी सज़ा मिली है। आकाश व उसके परिवार को एक असहाय लड़की की इज्जत को तबाह होने से बचाने की यह सज़ा आखिर क्यों। आकाश के घर में ऐसा हाहाकार मचा था मानो धरती का करुण हृदय भी फट पड़े और आंसुओं की अविरल धारा में सारा शहर समा जाए। चेन्नई में तो तबाही के बाद जनजीवन सामान्य होने लगा था, किंतु वह तबाही जो चेन्नई से मुंबई आकाश के घर पहुंची थी शायद कभी सामान्य ना हो। झीलें तो शायद अपना हक हाहाकार मचाकर मांग रही थी, किंतु आकाश की पत्नी अपना हक किससे मांगे। क्या कोई लौटा सकता है उन बच्चों के पिता को, आकाश को। तो उम्मीद करते हैं आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।